नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर ये देखा गया कि डब्ल्यूएचओ प्रेडिक्शंस करता है और डब्ल्यूएचओ की प्रेडिक्शंस को अगर माने हम तो सन 2030 तक शायद इंडिया वर्ल्ड कैपिटल बन जाएगा जहां तक कि हार्ट डिजीज़ का सवाल है। ये अनचाहे रिकॉर्ड के साथ साथ एक और डिजीज़ भी खतरनाक है और वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में भी हम वर्ल्ड कैपिटल बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं। इन बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बता दो कि जैसे किसी के सीने में दर्द उठता है तो उसकी पहली कोशिश रहती है कि पहले डॉक्टर के पास भागो और डॉक्टर के पास जाने के बाद एंजियोग्राफी करा लेता है। एंजियोग्राफी के बाद या तो एंजियोप्लास्टी सजेस्ट होता है या फिर बाद में हार्ट बाईपास सर्जरी की बात होती है। लेकिन हम शायद सेकंड ओपिनियन के लिए भी नहीं रुकते और तुरंत हम एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में और लाखों रुपए का खर्चा भी हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि नागपुर में बल्कि नागपुर क्या पूरे सेंट्रल इंडिया में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट यानी कि बिना ऑपरेशन, बिना शल्य क्रिया किए, ऑपरेशन किए बिना सक्सेसफुल होता है हार्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, तो आप शायद हैरान हो जाओगे। लेकिन नागपुर में श्री स्वामी समर्थ हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सर्वा डॉक्टर प्रदीप पाटिल आज हमारे बीच है और इनसे हम जानेंगे कि ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होता है और उसको कैसे हम उससे बाज आ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, जानना चाहता हूँ कि आपका ये हॉस्पिटल का नाम श्री स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये नाम कैसे पड़ा? जब हम लोगों ने हॉस्पिटल चालू करने का सोचा तो मैं और मेरी वाइफ ने डिस्कशन किया था। उस वक्त में हम लोग सोच रहे थे कि क्या नाम रखा जाए। मेरी वाइफ जो है काफ़ी धार्मिक है और उसका ये नाम जो है उसका ब्रेन चाइल्ड है। अच्छा। उसका बोलना था कि स्वामी की वजह से अपने जीवन में इतने सारे परिवर्तन आए, इतनी सारी प्रगति हुई, तो हम लोगों ने उसी का नाम रखना चाहिए। मैंने भी कोई सेकंड थॉट न रखते हुए उसकी वो बात मान ली और आज वो स्वामी समर्थ हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल चल रहे हैं। सर, जैसे कि मैं बता रहा था कि श्री स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसके बारे में ज़रा संक्षिप्त में बताइए कि ये है क्या? श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल ये बिना शल्य क्रिया हृदय रोग के ब्लॉकेजेस का इलाज करने का सेंटर है। यहाँ पे हृदय रोग प्रतिबंधात्मक इलाज एवं हार्ट ब्लॉकेज 70 से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस का इलाज बिना शल्य क्रिया EECP मशीन द्वारा किया जाता है। श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल ये मध्य भारत में एकमात्र सेंटर है जहाँ पे 3 EECP मशीन्स लगी हुई है। EECP क्या होता है सर? EECP का मतलब होता है एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। एंड हाउ डज इट हेल्प? इस मशीन में, ये मशीन जो है ये कैलिफोर्निया USA की है। ये मशीन US FDA प्रमाणित है एवं ये 70 से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस के लिए कार्य करती है। इसमें न्यूमेटिक कफ्स होते हैं जो काफ्स, थाइज और बटक्स को बांधे जाते हैं। उसके बाद में एक कॉर्ड रहता है जो ECG कनेक्ट होता है चेस्ट में लीड लगा के, तो ECG पूरा मशीन के ऊपर मॉनिटर होता है। ECG के टेक्निक कॉरस्पोंडेंस में सीक्वेंशियल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ऑफ कफ्स होता है। पहले काफ्स, फिर थाइज, फिर बटक्स, और एक विशिष्ट प्रेशर से जो अपना वीनस रिटर्न ब्लड है, जैसे हार्ट ब्लड पंप करता है तो ब्रेन में जाता है, हाथ में जाता है, पाँव में जाता है। जब पाँव से जब वापस वो हार्ट की तरफ आता है दैट इज कॉल्ड वीनस रिटर्न। उस वीनस रिटर्न को सीक्वेंशियल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ऑफ न्यूमेटिक कफ्स के द्वारा ब्लड जो है हमारे कोरोनरी आर्टरी में अशर किया जाता है जिस वक्त में आर्टरी वॉल क्लोज रहता है। तो ये जो कोरोनरी आर्टरीज जो ब्लॉकेज जिसमें रहते हैं उन कोरोनरी आर्टरीज के अराउंड में ब्रिज बन के रास्ता ओपन करके ब्लड फ्लो चालू हो जाता है। इसके अलावा देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आर्टरीज विच आर सप्लाइंग ब्लड टू हार्ट। मतलब कोलैटरल्स। हाँ, कोलैटरल जो 3 मेजर आर्टरीज कर रही सप्लाई, LED, LCX और RCA। इसके अलावा देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आर्टरीज विच आर सप्लाइंग ब्लड टू हार्ट। उस नेटवर्क को पावरफुल करने का काम ये मशीन करती है जी। हमारे हार्ट को काम करने के लिए हार्डली 225 ml ब्लड का जरूरत होता है। अगर हम एक आर्टरियल को ओपन करते हैं और वो सिर्फ 2 ml ब्लड भी देती है तो हमारे को सिर्फ 125 आर्टरीज का ओपन करने का जरूरत पड़ता है। बट ये मशीन द्वारा हजारों आर्टरीज का ओपन हो जाता है और जिस पर्याप्त मात्रा में हमको ब्लड की ज़रूरत रहती है हार्ट को काम करने के लिए वो उसको मिल जाता है। आइदर एम ऑफ एंजियोप्लास्टी और बाईपास और एनी अदर ट्रीटमेंट इज टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन टू द हार्ट और गेट प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन टू द हार्ट। अगर हम यही चीज़ हमारे शरीर को माध्यम बना के नैसर्गिक रूप से
बिना ऑपरेशन के मशीन द्वारा अचीव कर सके तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। ये मशीन इस प्रकार से देखा जाए तो हार्ट पेशेंट के लिए एक वरदान साबित हुई है और हम लोगों ने काफ़ी पेशेंट्स पे इसका इलाज किया हुआ है और अभी वो लोग अपना जीवन जो है बिना कष्ट के, बिना तकलीफ के और अपना जीवन आराम से व्यतीत कर रहे हैं। जी, अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका सक्सेस रेशियो क्या है तो क्या बोलेंगे आप? हमारे सेंटर पे 90 to 95% सक्सेस रेट है। सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम्स में? हार्ट के मामले में। बाकी भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है आपका? वो तो सर हर हॉस्पिटल में आपको मिलेगा ट्रीटमेंट, बट ये स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है ये सिर्फ हमारे यहाँ पे मिलेगा आपको। बाकी जगह पे भी जैसे आपने पूछा हाइड्रोसील, हर्निया या जो भी ऑपरेशंस है उसका तो सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहता ही है, बट ये जो है विदाउट ऑपरेशन हार्ट का ट्रीटमेंट करना ये अपने आप में एक बड़ी बात है, वो भी बिना काटे पीटे, बिना घाव के, बिना तकलीफ के। सर, एमडी करने के बाद आपने डिप्लोमा इन प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी भी किया है और उसके बाद आप यूएसए चले गए, वहाँ ईसीपी पे आपने एक्सक्लूसिव वर्क किया है, तो व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस? ईसीपी एक, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये हार्ट पेशेंट के लिए एक बून साबित हुआ है। तो ये जो है जिन पेशेंट्स को एंजियोग्राफी बताया गया हो, जिनको एंजियोप्लास्टी बताया गया हो या जिनको बाईपास बताया गया हो, जिनको एंजियोप्लास्टी के बाद तकलीफ़ हो, जिनको बाईपास के बाद तकलीफ़ हो या जिनका एंजियोप्लास्टी या बाईपास नहीं हो सकता, इन पेशेंट के लिए बहुत कारगर है ये। इसके अलावा हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे जो हार्ट पेशेंट्स रहते हैं उनका पंपिंग पावर कम हो गया रहता है, जिसको हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। इजेक्शन, यस, ईएफ। तो ईएफ कम होने की वजह से क्या होता है कि न तो ये लोग एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं या बाईपास कर सकते हैं, तो ऐसे इसमें सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट के लिए इनको छोड़ा जाता है। लेकिन हमारी जो ईसीपी मशीन है ऐसे कमज़ोर हृदय के पेशेंट में भी कारगर है और एक प्रकार से उनके लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि ये एकमात्र इलाज है जो कमज़ोर हृदय को मजबूत बनाता है। अक्सर ये देखा गया है कि सर कम से कम हार्ट को लेकर जो बातें होती है उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स आ जाते हैं जिससे आम आदमी शायद परिचित ना हो, तो मैं आपके ज़रिए जानना चाहता हूँ मेडिकल टर्म्स को, उसको कैसे एक्सप्लेन करो सिंपल लैंग्वेज में कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, ये सब क्या होता है एग्जैक्टली? हार्ट अटैक जैसे ब्लॉकेजेस रहते हैं, ब्लॉकेजेस आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड कोलेस्ट्रॉल। ब्लॉकेजेस हमारे शरीर में ऑल ऑफ अ सडन नहीं डेवलप होते। जैसे आप सुनते हो कि फलाना बाजू वाला इंसान था, उसको कल तक क्या अच्छा था, ऑल ऑफ अ सडन उसको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आया तो वो कोई एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है सर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओवर द पीरियड, जब से वो 20 साल का है तब से वो ब्लॉकेजेस डेवलप होना चालू किए। हम जो जंक फूड खाते हैं, चाइनीज़ फूड खाते हैं, उसके अंदर समोसे, कचौरी, पकोड़े, उसके अंदर नाना प्रकार का अत्याचार हम हमारे शरीर पे करते हैं। इसके अलावा हम लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, उसके बाद में चाइनीज़ कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, शराब पीते हैं, बियर पीते हैं। इसके अलावा सर हम लोग अपना क्या बोलते हैं उसको, चाइनीज़ फूड खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, सॉसेज खाते हैं, उसके बाद में नूडल्स खाते हैं। तो ये सब जो है ब्लॉकेजेस बनने का कारण रहता है, विच लीड्स टू हार्ट अटैक। और हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हार्ट फेल हो जाना। और जब हार्ट फेल हो जाता है तो फेफड़ों में और पानी जमा हो जाता है, क्योंकि वो पंप नहीं कर पाता है, मतलब टू इट्स पोटेंशियल वो पंप नहीं कर। यस, उसका काम ही है पंप करना हार्ट का, वो नहीं कर पाता तब वो हार्ट फेलियर की सिचुएशन आती है। तो हार्ट फेलियर में आदमी जिंदा रह सकता है? हाँ जी, रह सकता है। बट व्हाट अबाउट हार्ट अटैक? हार्ट अटैक में अगर गोल्डन आवर्स में उसका ट्रीटमेंट किया गया तो वो बहुत कारगर साबित होता है। और गोल्डन आवर्स के बाद में जब तुम्हारा एंजाइना स्टेडी हो जाता है, देन वी कैन ऑप्ट फॉर ईसीपी। यस, लेकिन गोल्डन आवर हर डॉक्टर के मुंह से सुनता हूँ, एग्जैक्टली होता क्या सर? 5 मिनट 6 मिनट्स का टाइम? नहीं, ये जिस वक्त में तुम्हारा फर्स्ट साइन चालू हुआ, हाँ, उसके बाद में जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हम लोगों ने उनको हॉस्पिटल में पहुंचा देना चाहिए। उस वक्त में उस पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज किया जाता है। वही एक रहता है कि जो गोल्डन आवर रहता है, और वो थ्रोम्बोलाइज किया हुआ पेशेंट फिर एक प्रकार से उसकी लाइफ सेव होती है। ड्यूरेशन कितना मिलता है सर एक कॉमन मैन को? 8 से 8 घंटा कम से कम। फैक्टर्स की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर? आपने तो कुछ बताया कि फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब तो है, अलावा इसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या आप सजेस्ट करो? जेनेटिक फैक्टर भी आता है। फिर जेनेटिक फैक्टर को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो
अनुवंशज हमारे को आनुवंशिक है। मिलता है। जैसे जी। माता पिता को अगर हार्ट का प्रॉब्लम हो तो वो हमारे जेनेटिक फैक्टर की वजह से हमको हो सकता है। इसके अलावा मोटापा एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। Obesity। तो मोटापा ये हमारे हाथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फैक्टर में आता है। हम अपने आप को तंदुरुस्त रखते हुए अपना मोटापे को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट अटैक। तो कंटिन्यूस हाई ब्लड प्रेशर बना रहना वो भी खतरनाक है। तो उसको भी हम लोग प्रॉपर मेडिकेशन लेके, प्रॉपर चेकअप करके, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके, समय से समय इवेल्युएट करके हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। जी। इसके अलावा आपने पहले ही बोला था डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है। डायबिटीज़ हार्ट पेशेंट की माँ जैसी रहती है कि वो और हार्ट पेशेंट ये साथ साथ में चलते हैं। तो हमको डायबिटीज़ तो बहुत कॉमन हो गया है प्रॉब्लम। डायबिटीज़ में ब्लड शुगर जो है हमारे को काफ़ी कंट्रोल में करना ज़रूरी है। यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डायबिटिक पेशेंट ने अपना शुगर से तौबा कर लेने का है। इसके अलावा उसने सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल को त्याग देना है और अपना एक्टिव लाइफ रखना है, वॉकिंग करना है। और हाँ, और एक फैक्टर है जो स्ट्रेस। आज जैसे हम देखते हैं कि हर कोई भाग रहा है, कोई काम के पीछे भाग रहा है, कोई किसी और चीज़ के पीछे भाग रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि हर आदमी के पीछे गोल्स रहते हैं कि हमको ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, या ये टारगेट कंप्लीट करना है। तो ये टारगेट कंप्लीट करना या ये गोल अचीव करना, उस चक्कर में आदमी स्ट्रेस्ड हो जाता है। तो स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस इज़ द मेजर रीज़न फॉर हार्ट अटैक। हमने स्ट्रेस फ्री रहना है, इसके लिए हम लोग योगा, मेडिटेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, ये सब हम फॉलो कर सकते हैं। सर, आपके इस वाउचर में मैं देख रहा था कि एक प्रोसीजर है ACT। तो आप जब डायग्नोस करते हो तो डायग्नोसिस में ये कैसे कारगर साबित होता है? सर, ये डायग्नोस्टिक नहीं, ये ट्रीटमेंट है। इसमें ऐसा होता है कि ACT बोले तो आर्टेरियल क्लीयरेंस थेरेपी। इसमें हम लोग नस में से इंजेक्शंस लगाते हैं जो सलाइन के माध्यम से दिए जाते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ इंजेक्शंस रहते हैं जो ब्लॉकेज की जगह जाते हैं। ब्लॉकेजेस आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड कोलेस्ट्रॉल, जैसा मैंने पहले ही बताया था। वहाँ जाके ये चिलेट करते हैं वो ब्लॉकेज को। उसमें चिलेटिंग एजेंट होता है। चिलेटिंग एजेंट ब्लॉकेज को चिलेट करने के बाद में उसको यूरिन में से निकाल के बाहर फेंक देता है। बट एक सलाइन से तो होगा नहीं, तो इसको 20 सलाइन लगती है हमारे यहाँ पे। अब 20 से 30 सलाइन तक के उसका यूजुअल कोर्स होता है। और ये जो सलाइन रहती है ये हमारे शरीर में सर से पाँव तक जितनी भी नस है उनको क्लीन करने का काम करती है। तो जितना भी टॉक्सिक मटेरियल हमारे बॉडी में डेवलप होता है उसको क्लीन करने का ये सलाइन काम करती है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज आर्टेरियल क्लीयरेंस थेरेपी। बट देन व्हाई डू डॉक्टर सजेस्ट कि बाईपास कराना ज़रूरी है या एंजियोप्लास्टी कराना ज़रूरी? इवन दे कुड गो टू सच मेजर्स इंजेक्शन के माध्यम से। अब जो सर्जन है हाँ, वो सर्जरी का ही बोलेगा, जो मेडिसिन वाला डॉक्टर है मेडिसिन का ही इम्प्लीमेंट करेगा। सो दे आर ट्रेंड इन दैट फील्ड, सो दे ट्राई टू इम्प्लाई दैट ट्रीटमेंट ओनली। अच्छा, मतलब ये ज़्यादा आपने जैसे कहा बेनिफिट्स ज़्यादा है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में। कुड यू लिस्ट कि कौन कौन से बेनिफिट्स है अगर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें? सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। पेनलेस। सेकंड ये है कि कोई घाव नहीं होता है। थर्ड थिंग, बेहोश नहीं किया जाता। चौथा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पांचवा, कम खर्चीली है। बाईपास के 1/4 चार्ज में इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। इसके अलावा जैसे बाईपास करते हैं या एंजियोप्लास्टी करते हैं तो उस पीरियड में पेशेंट जो है हॉस्पिटलाइज रहता है या फिर बेड रेस्ट पे रहता है। ये ट्रीटमेंट करते हुए आदमी अपने काम धंधे कर सकता है। अच्छा। ही कैन गो टू हिज ऑफिस, डू द ट्रीटमेंट एंड देन कम बैक अगेन टू हिज हाउस। इस तरीके से बिना घाव के, बिना परेशानी के और कम खर्चीली, बिना कोई तकलीफ के ये ट्रीटमेंट है। आपने कहा आपका सक्सेस रेशियो 90 to 95% है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को चेंज भी कर दिया, एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, डाइट पे कंट्रोल किया उसने, इन सब के बाद भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है? डेली वॉकिंग शुड बी देयर फॉर मिनिमम 30 मिनट्स। ब्रिस्क वॉकिंग। हाँ। और जैसे हम पहले भी बोल चुके थे, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, दारू, चीज़, पिज़्ज़ा, पकौड़ा, बर्गर,
उसके बाद में जंक फूड चाइनीज़, इस सब से अगर हम लोग दूर हो जाते हैं और हम लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं प्लस एक्टिव लाइफस्टाइल। आज के ज़माने में कैसा हो गया, हर कोई एसी में रहता है और हर कार एसी, घर एसी, सब एसी, तो वो काम बहुत कम हो गया है। और ऊपर से आजकल का जो यूथ है, रात को देर रात तक के टीवी देखना, सीरियल्स रहती, ये रहती, और उसके बाद में सवेरे लेट उठना, तो ये सब रीजंस है जो विच लीड्स टू हार्ट प्रॉब्लम। तो इन सब को अवॉइड करना चाहिए। देर रात तक के टीवी सीरियल देखना ये आजकल के फैड ही हो गया है यूथ का। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दैट। आपने बड़े सुंदर तरीके से बताया कि सिम्टम्स क्या, डायग्नोसिस कैसे करते हो, ट्रीटमेंट आपने ACT का एक मेथड बताई आपने। तो व्हाट अदर मॉडर्न इक्विपमेंट्स आर देयर इन स्वामी समर्थ हॉस्पिटल? हमारे हॉस्पिटल में एक फुल्ली इक्विप ऑपरेशन थिएटर है। ऑपरेशन थिएटर में अदर ऑपरेशंस लाइक हाइड्रोसेल, हर्निया, गर्भाशय रिमूव करना, ये सब होता है। इसके अलावा हमारे ऑपरेशन थिएटर में ओरल कैंसर्स, इसका ऑपरेशन होता है। इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में मेडिसिन डिपार्टमेंट है जहाँ पे पेशेंट को एडमिट किया जाता है एवं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए एक छत के नीचे सारे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। सारे तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे फैसिलिटीज़ मौजूद है। जी सर, एक बात है कि अगर जब तक पेशेंट आपके हॉस्पिटल में रहता है, ही इज़ अंडर केयर ऑफ डॉक्टर और नर्स या किसी की केयर में रहता हो, लेकिन जैसे ही घर जाता है तो ही टेंड्स टू बी अ बिट कैजुअल कि भाई डॉक्टर देख रेख नहीं कर रहा तो मैं आराम करूँगा, या फिर बाद में जैसे बताया वैसे नहीं फॉलो करूँगा। इसको मॉनिटर करने का कोई तरीका है आपके पास? बहुत ही अच्छा सवाल किया है सर। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँगा कि हमारा परिवार जो है, हाँ, एक स्त्री द्वारा संभाला जाता है। स्त्री जो रहती है अपने परिवार को संभालने वाली होती है। वो वेदर इट इज़ फाइनेंशियल मैटर्स, वेदर इट इज़ फूड और वेदर इट इज़ एनी अदर थिंग, हमारी घर की यानी जो स्त्री रहती है, वेदर इट इज़ मदर, वाइफ और एनीबडी, तो वो आज की जो नारी है वो वर्किंग वूमन भी बन गई है, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने परिवार को अच्छी तरह से कंट्रोल करती है। तो वो जो नारी है वो मॉनिटर अच्छे से कर सकती है अपने पति को, अपने बच्चे को या अपने पिताजी को। लाइकवाइज शी कैन गिव प्रॉपर डाइट, शी कैन टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स। पेशेंट मीन्स रिलेटिव एंड पेशेंट बोथ। तो उसका वॉच रहेगा तो सब चीज़ कंट्रोल में रहेगी। और जैसे वो घर बनाती है एक स्त्री, वैसे अपने परिवार को भी इस तरीके से बीमारी से निजात दिलाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है आज की नारी। सर, मतलब वो पेशेंट का ख्याल रखने वाले घर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें किस किस्म के प्रिकॉशंस आप सजेस्ट करते हो जब वो घर चला जाता है डिस्चार्ज होके? पेशेंट ने ये समझ जाना चाहिए कि अभी वो हार्ट पेशेंट है, क्योंकि हम लोग हार्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो उसने अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उस तरीके से करना चाहिए कि उसको आगे चल के हार्ट अटैक आए ही ना। जो हार्ट अटैक आने के जो रीजंस हैं उससे अपने आप को दूर कर देना है उसको, और अपने आप को 0 हार्ट अटैक पाथ पे डालना है। मतलब आप कुछ गाइडलाइंस देते हो? हाँ जी, हाँ। वही जो मैंने पहले बोला था, हाँ, कि डेली वॉकिंग शुड बी देयर फॉर 30 मिनट्स। मतलब डूज एंड डोंट्स। या डूज एंड डोंट्स। और सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये तो मेन कल्प्रिट रहते हैं जो ब्लॉकेजेस को फॉर्मेशन में इंस्टिगेट करते हैं। इसके अलावा दे लीड टू हार्ट डिसीजेस, दे शुड बी अवॉइडेड। इसके अलावा ऑयली चीज़ें जो है उसको हम लोगों ने प्रिवेंट करने को ना, हम लोगों ने अपना सेडिमेंटरी लाइफस्टाइल को त्याग देने को ना। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि लोग टीवी रात को देर रात तक के देखते हैं, तो हम लोगों ने एक डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहिए कि टीवी का भी एक लिमिट में यूज़ हो और देर रात तक के हम लोग उसको ना देखें और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में ना जिए। योगा, मेडिटेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और प्रॉपर डाइट का फॉलो करें। जी, ये तो हो गई बात हाउ टू बी आफ्टर यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेना, लेकिन इसके बाद भी रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं। तो इज़ इट डेंजरस फिर से अगर रिकर होता है, या आप ऐसा कुछ करते हो कि एक बार इलाज हो गया तो परमानेंट इलाज होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि वी पुट द पेशेंट ऑन 0 हार्ट अटैक पाथ। तो हम लोग वो सारी चीज़ें उससे दूर कर देते हैं जिससे उसको हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। जैसे डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ को कंट्रोल में कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर लेते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, उसको कम करने में हम लोग उसको गाइड कर देते हैं और उसको एक्टिव लाइफस्टाइल
बना देते हैं और उसको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ में जीने का हम लोग तरीका सिखा देते हैं। एक डायरेक्शन दे देते हैं। यस। अगर हम बात करें कि मेजर्स की बात करें, मैसेजेस की बात करें, तो क्या मैसेज दोगे आप पब्लिक को? मैसेज में यही है कि हम लोगों ने अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखना है और ऑयली स्टफ और चाइनीज़ और नॉनवेज मीट वगैरह से हमको दूर रहना है। मतलब एक अपने आप को कॉशियस रखना है। जैसे हमको पता है कि सामने में गड्ढा है तो हम उससे बच के जाने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। गड्ढे में गिरने के बाद में हम लोग बचाओ बचाओ चिल्लाए तो 10 लोग आके हमको बचा लेंगे। जब हमको पता है कि हम लोग हार्ट डिसीज पेशेंट है तो हम लोगों ने क्यों वो सब चीज़ें फॉलो करना है जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो हम उससे दूर रहे तो बेहतर है। एंड ऑलवेज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। दैट शुड बी गोल्ड लाइन फॉर एवरीबॉडी। कि हमारे को हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करना है जी। और उसी उद्देश्य से श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल बना हुआ है कि प्रतिबंधात्मक हृदय रोग चिकित्सा। हर इंस्टीट्यूट का सर एक विजन और मिशन होता है, तो आपने कुछ और सोच कर रखा कि इस हॉस्पिटल को कैसे इम्प्रूव करे, पेशेंट्स को और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कैसे दे? विजन और मिशन में कुछ ऐसे सोचा है आपने? हमारा जो हॉस्पिटल है उसकी स्थापना मेरे धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना पाटिल की वजह से हुई है। उसका नाम भी उन्होंने सजेस्ट किया और जब हमारे पास में फाइनेंशियल अड़चने आई थी तो उसने अपना गोल्ड और एफडी वगैरह सब मेरे को दिया था। सो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। या शी इज देयर, मिसेस अर्चना पाटिल। हाँ। तो उसी की वजह से ये सब हुआ है। और फिर बाद में जब मेरे भाई को हार्ट अटैक आया तब मेरे को पता चला कि मेरे को ये इंस्टिगेशन हुआ कि अभी अपने को ऐसा ट्रीटमेंट होना कि जो नॉन सर्जिकल हो और बिना काट पीट के हार्ट के ब्लॉकेजेस का ट्रीटमेंट हो। और उसी में मैं आगे बढ़ता गया और आज स्वामी समर्थ हॉस्पिटल ये करीब 3,900 लोगों का ट्रीटमेंट कर चुका है। गुड नंबर। कितने सालों में सर? 18 साल हो गए। 2004 से हम लोग उपचार कर रहे हैं। आज हमारे पास 3 मशीन्स लगी हुई है और अभी हाल ही में हमारा जो विजन है वो 2 मशीन और ऑर्डर किया है, यानी 5 मशीन्स टोटली एक ही छत के नीचे आपको। मतलब सेंट्रल इंडिया में सिर्फ आपके पास है? हाँ जी, मेरे पास ही है, यानी 80 मशीन से एक ही छत के नीचे जी। स्वामी समर्थ हॉस्पिटल ये 70 से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस का बिना शल्य क्रिया चिकित्सा करने वाला हॉस्पिटल है। इसके अंदर में कमज़ोर हृदय, लो इजेक्शन फ्रैक्शन पेशेंट्स, इनका इलाज किया जाता है। एज लो एज 10% इजेक्शन फ्रैक्शन वाले का पेशेंट का हम लोगों ने उपचार किया था। ये पेशेंट इसका ट्रिपल वेसल डिसीज था। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कितना होना चाहिए इजेक्शन फ्रैक्शन? 50 to 60%। अच्छा। उसका 10% था। हाँ। और उसको 6 ब्लॉकेजेस थे। तो जहाँ सब मेडिकल फैसिलिटी बंद हो गई थी उस वक्त में उसको मेरे पास लाया गया था। तो मैंने बोला नहीं, हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। उनका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद में हम लोगों ने फिर से इको किया। इको करने के बाद में इजेक्शन फ्रैक्शन 10 से 35% हो गया। ये 2014 की बात है। हाँ। आज 2022 चल रहा है। वो आज भी वो इंसान 4 मंजिला स्पीड से चढ़ जाता है और स्पीड से उतर जाता है। मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन उसका इतना इम्प्रूव हो गया जी। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू।